code mode. Okay. Today's topic is, let's start from payment of premium on personal accident policies. Let me draw my. Okay. If an employer takes personal accident insurance policies on the life of employees and pays insurance premium, no immediate benefit could become payable immediately. कोई payable नहीं होगा. Benefit will accrue at the future date only if certain events take place. Okay. Moreover, if employers would be taking such policy in their business interest only so as to indemnify themselves from payment of any compensation, therefore the premiums so paid will not constitute a taxable perquisites in the employer's hand. अब इसमें क्या लिख रखा है? If employer takes personal accident policies on the life of employees and pays insurance premium, no immediate benefit. और तो उससे मतलब क्या होगा? कोई इवेंट मतलब अभी नहीं होगा. उस मतलब ये सीधा कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई प्रीमियम पे करेंगे ना एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉय के लिए, तो वो मतलब कोई परक्यूजिट नहीं बनेगा. सीधी सी मतलब ये वो कहना चाह रहा है एट लास्ट में आके, क्योंकि वो हमें कब मिलेगा? फ्यूचर डेट में मिलेगा. और वो भी ऐसा टेन नहीं है अभी, तो हमें कब मिलेगा वो मतलब सर मतलब जब वो इवेंट होगा, मतलब जिस पर्पस के लिए हमने बोली अगर तब होगा तब जाके मिलेगा. लेकिन वो इवेंट कब होगा, लेकिन वो अभी सर्टेन नहीं है हमारे पास. तो जब होगा वो देखा जाएगा. लेकिन अगर वो क्या है, अगर उसने खाली अपने बिजनेस इंटरेस्ट मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लिया, मतलब एम्प्लॉयर ने, कि उसे कंपनसेशन कोई और पे ना करनी पड़े, तो वो क्या विल नॉट कंस्टिट्यूट अ टैक्सेबल परक्विजिट इन एम्प्लॉयज हैंड. मतलब अगर मान लो उसने अपने मतलब ये इस मोटिव से लिया कि मतलब मैं वो कंपनसेशन ना दूं उनको, अपने भी मतलब एम्प्लॉयर ना दे, तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएगा उसको. तो इसलिए मतलब वो एम्प्लॉय उस केस में वो टैक्स पे बनेगा ही नहीं. मतलब टैक्स फ्री बन जाएगा वो सीधा पूरा. तो इस केस में भी तुम जैसे अगर नोट बनाओ तो सीधा लिख लेना कि ये लिखना है पेमेंट ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी विल नॉट कंस्टिट्यूट अ टैक्सेबल परक्विजिट. सीधा मतलब ये लिखना तुम, मतलब अपना सीधा चाहे कोई केस हो तुम्हें बनाना ही नहीं है वो पेमेंट ऑफ वाला. अब चलते हैं ये वाला परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज. Specified employees, any monetary obligation by the employee of the employee which is discharged by employer is perquisites in the hand of all employees. Okay. However, sometimes instead of discharging employee obligation, employer provide perquisite in the form of facility provide कर दिया जाते हैं. Such perquisites are taxable in the hands of only specified employees only. क्या है, अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो मोस्टली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगी. मैं खुद बता दिया. The value of benefit or amenity granted or provided free of cost at concessional rate have not been included in A or B. All above will be taxable in the hand of specified employees. Following are example of such provision of gardener, watchman वाला, gas, electricity, free concessional tickets, motor car वाला, concessional education और for valuation such करके रेफर डिस्कशन. ओके. अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता कौन है. तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होगा? ये जो तीन मतलब ये जो बताई जा रही है 1 2 और ये नीचे 3 और बस ये जो तीन, अगर अगर इन तीनों में से कोई सेटिस्फाई कर जाता है तो वो क्या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा. फिर हम उसके आगे चेक करेंगे कि वो परक्विजिट जो ये अब मेंशन है ये वाले, वो टैक्सेबल हमने करने हैं कि नहीं करने. तो सबसे पहले क्या, डायरेक्टर एम्प्लॉय. एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. अब क्या लिख रखा है? एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर. मतलब वो क्या लिख रखा है? एक तो वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय होगा तभी वो सैलरी हेड के अंदर फॉल करेगा सबसे पहली बात तो. और अगर वो एम्प्लॉय होने के साथ साथ क्या प्लस डायरेक्टर भी है यहाँ पे, वुड ऑल्सो डायरेक्टर इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, वो अपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा. और आगे क्या लिख रखा है? इट इज इमटेरियल वेदर ही इज फुल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर. मतलब वो इंडिपेंडेंट है या मतलब वो मैटर हमें कुछ मैटर नहीं करता. इट डजेंट मैटर वेदर ही इज अ नॉमिनी ऑफ मैनेजमेंट वर्क, मतलब वो नॉमिनी है उससे सीधी सी बात है. इट इज नॉट मटेरियल वेदर he whether or not he is a director throughout the previous year or not. मतलब अगर वो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी अगर वो बन गया ना, एक तुम ये लाइन लिखना जब भी अपने नोट बनाएंगे ना, एक ये वाली कि क्या, एक तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्टर एम्प्लॉय फर्स्ट कंडीशन में तो अपन क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय प्लस डायरेक्टर होना चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए. मतलब फर्स्ट इसी के अंदर हम लिखेंगे जब भी आगे बनाना. क्या पता मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन साथ साथ भी थोड़ा बताता चलता हूँ. और वो मैटर मैटर नहीं करता है. अगर तुम ऐसे लिख देना फुल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर, उस पर आगे लिख देना क्रॉस कर देना. और क्या लिखना है? डायरेक्टर वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब अगर वो पार्ट ऑफ द मतलब मंथ या फिर अगर कोई सम पार्ट ऑफ द डेज भी अगर वो डायरेक्टर बन जाता है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आ जाएगा. तो वो ध्यान रखना कि अपना मान लो अगर वो पार्ट ऑफ द डे के लिए भी डायरेक्टर है, मतलब अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये दिख रहा है ना कि वो एम्प्लॉय के साथ साथ डायरेक्टर भी है, तो तुम वो ध्यान रखना कि मतलब कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में कवर हो रहा है. थोड़ा मतलब अपना यहाँ पे करना. सेकंड पॉइंट,
एम्प्लॉय हुआ है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? मोर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ एनी कंपनी, वो तभी माना जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब क्या लिख रहा है? पर्सन है सब्सटेंशियल बेनिफिशियल ओनर कैरिंग 20% ऑफ मोर वोटिंग पावर, वही हो गया। बेनिफिशियल एंड लीगल ओनरशिप, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन हैज a substantial interest in a company, it is beneficial ownership of equity carrying or in rather than legal ownership। मतलब क्या वो बेनिफिशियल ओनरशिप, मतलब वो मतलब खुद मतलब इक्विटी शेयर, मतलब वो 20% से ज्यादा ना वोटिंग पावर अपनी, वो अगर वो खुद मैनेज कर रहा है ना, तो वो मतलब लीगल ओनरशिप, मतलब अगर लीगली मतलब कोई और, मतलब लीगली किसी और के नाम पे, लेकिन बेनिफिट हमें मिल रहा है उस चीज से, तो कवर्ड हम हो जाएंगे। क्योंकि क्या लिख रखा है? रेदर देन अ लीगल ओनरशिप, मतलब लीगली वो है, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर बेनिफिट, मान लो अगर कोई केस आ जाता है, तो उस केस में प्रूफ हो जाता है कि मतलब बेनिफिट उसका कोई और ले रहा था, मतलब जैसे डिविडेंड, या फिर अगर कोई उसका मैनेज कोई और कर रहा था पर्सन, उसके मतलब मास्टरमाइंड कोई और था उसके बिहाफ पे, मतलब नाम उसने मतलब ऐसे कर रखा था कि जैसे मिस्टर ए ने लिया था, मतलब होल्ड मिस्टर ए मास्टरमाइंड था, इसके लीगल मतलब लीगल ओनर को था कोई और पर्सन था, मतलब इस पर्सन ने जाके इस कंपनी के अंदर मतलब वो एक्वायर कर रखा था, मतलब अपनी वोटिंग पावर्स। तो मतलब लेकिन एक्चुअली तो मतलब ये बेनिफिट हो रहा था ना इसका, मतलब जो भी डिविडेंड वगैरह जो भी मोस्टली थे वो इसको ट्रांसफर होंगे, मतलब वो चाहे वो होते थे। तो मैंने सेक्शन 89 के अंदर भी पढ़ा होगा ये, कि बेनिफिशियल ओनरशिप सेक्शन 89 या 90 में होता है ये वाला बेनिफिशियल ओनरशिप। अब आगे ये एग्जांपल देख वहां लेते था हैं। क्लबिंग में। हाँ, क्लबिंग में वैसे कंपनी लॉज के मैं और बता रहा था कि डायरेक्टर, वहाँ। डायरेक्टर हाँ हाँ, एम्प्लॉय में कोई भी आ जाएगा ना, होल टाइम मैनेजिंग टीम मैनेजर सब। कोई भी सारे कवर हो जाएंगे वो। A Karta of a HUF is registered shareholder of Bright Limited. Okay, amount for purchasing the share is financed by HUF. The dividend is also received by HUF. Supposing further that A is an employee of Bright Limited, the question arises whether he is a specified employee or not. चलो तुम बताओ सबसे पहले, ये कवर्ड होगा कि नहीं होगा? ये वाला के अरे, इस वाले केस में बताओ। आंसर मत खुद ही मतलब देखना, अपना क्वेश्चन से खुद लोग सोच के बताओ। कि मान लो क्या है कि एच यू एफ की वो मेन थी उसके पास, एच यू एफ ने कर्ता के ऊपर मतलब वो ट्रांसफर अमाउंट कर रखी थी, लेकिन क्या थी, डिविडेंड है वो सारा उसको मिलेगा एच यू एफ को। तो अब ये बताओ अब ये इसमें मतलब वो सिग्निफिकेंट जो बेनिफिट है वो सब्सटेंशियल वो इंटरेस्ट है वो कब हो रखा है या नहीं हो रखा, मतलब मानेंगे कि नहीं मानेंगे हम? मानना तो चाहिए। मानना चाहिए। मान लो ये हो रखा है कि ये कर्ता ने करता मतलब ही पूरा फंड। एचएएफ चलाता है ना। हाँ, तो यहाँ पर बाकी और एचयूएफ को, एचयूएफ मतलब उसके इज रजिस्टर्ड, मतलब एचयूएफ करता, करता ऑफ एचयूएफ ये रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, और सारा डिविडेंड भी एचयूएफ को मिल रहा है। और सारा जो मतलब शेयर है वो परचेज करे गए हैं एचयूएफ के, फाइनेंस करे एचयूएफ ने। होना अरे तो ये क्या तो चाहिए। लेकिन लेकिन शेयर होल्डर कौन है? करता है, एचयूएफ नहीं है, मतलब उसका हाँ, वही तो। जो अमाउंट की फंडिंग है वो करता है, मतलब वो एचयूएफ के मतलब वो प्रोवाइड गई है, मतलब एचयूएफ टोटल अमाउंट जो एचयूएफ ने थी वो कर्ता को ट्रांसफर की गई, और कर्ता ने मान लो वो परचेज किए फिर उसने, मतलब कुछ ऐसा केस हुआ है। या तो मतलब उसने अपने पहले खुद परचेज कर लिए, फिर उसको फंडिंग पीछे से प्रोवाइड कर दी, तभी क्योंकि हम परक्विजिट्स अगर आगे हम रेफर करेंगे मतलब तो तभी होता है, मतलब परक्विजिट्स तो थोड़ा वो तो अभी की बात है। चलो बाकी अब तुम अपना बताओ, अंशिका, अरुणा और राधिका। लेकिन भैया इसमें डिविडेंड जो है वो सारा रिसीव बाय तो एचयूएफ है ना, तो कर्ता को तो कहाँ मिल रहा है? हाँ, तो फिर कैसे होगा स्पेसिफाइड? एटलीस्ट वहां लिखा था कि रिसीव करेगा वो, चाहे वो लीगल ओनरशिप उसके पास हो या ना हो, एटलीस्ट 20% होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है कि वो कितना परसेंट रिसीव कर रहा है कि नहीं। एचयूएफ के पास जा रहा है सारा, तो नहीं मान लो होगा अगर फिर। 20% से ज्यादा वो ओनरशिप है इनके पास, कर्ता के पास, हम्म। फिर बताओ। फिर तो हो जाता। बताओ, हो जाता? कौन करता है, हम्म। या फिर क्या करता हो जाता स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? हाँ, क्योंकि 20% उसके पास बेनिफिट होना चाहिए ना एम्प्लॉय के पास। बाकी अरुणा और राधिका तुम अपना व्यू पॉइंट रखो, बाकी उन दोनों ने रख दिया, तुम अपना व्यू पॉइंट रखो।
मुझे तो ऊपर जो आपने समझा ना बेनिफिशियल कौन मतलब टैक्सेबल किस कंडीशन में ये लगेगा वो समझ में नहीं आया था। मतलब बेनिफिशियल होगा या फिर लीगल के लिए होगा, कौन हो ये सकता लास्ट है लाइन इसमें? तुमने देखी नहीं, क्या लिख रखा है? दैट इज क्या है, वोटिंग पावर दैट इज रेलेवेंट रेदर देन लीगल ओनरशिप, मतलब लीगल ओनरशिप मैटर नहीं करती, बेनिफिशियल ओनरशिप मैटर करेगी। लीगल ओनरशिप मैटर नहीं अच्छा, करेगी क्योंकि तब रेदर तब देन इस लीगल केस ओनरशिप। में फिर बेनिफिशियल तो एचयूएफ है और कर्ता तो सिर्फ लीगल ओनर है, इस हिसाब से नहीं होगा। फिर बेनिफिशियल के हिसाब से हो रहा है तो फिर नहीं होगा। करेक्ट, बिल्कुल। अब देखो, अब बिल्कुल तुमने अभी ये सही कहा है पॉइंट। ये देखो कि क्या है कि जो बेनिफिशियल है, मतलब क्या हमने लीगल ओनरशिप मैटर नहीं करती, क्योंकि देखो अब एचयूएफ अपने नाम पे परचेज तो करेगी नहीं। अब उसके लिए मतलब वो एचयूएफ मतलब अपने नाम पे एचयूएफ मतलब तो शेयर होल्डर मतलब कोई और होगा, मतलब परचेज करेगा। क्या लिख रखा है इट, अब देखो हम रीजन भी पढ़ते हैं इसका स्पेसिफिक, क्या लिख रखा है इन्होंने कि क्या लिख रखा है, ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्पेसिफाइड पर्सन हैज बिकॉज ही हैज नो बेनिफिशियल ओनरशिप, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट, क्योंकि अभी वो 20% जो वो अरुण अंशिका ने का वो भी करेक्ट पॉइंट था कि 20% हमें मेंशन नहीं कर रखा, तो वहाँ पॉइंट से बच जाएंगे सबसे पहले तो हम, ये 20% वाला लिमिट नहीं प्रोवाइड करती। देखिए क्या लिख रखा है आगे, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दैट द शेयर आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ ए, मतलब एचयूएफ ने किया, मतलब बस एक रिक्वायरमेंट है कि ए मतलब कोई लीगल ओनरशिप वो मेंबर होना चाहिए ना कोई एक, तो एचयूएफ मेंबर मतलब अगर कोई होगी तो मतलब वो तभी इसके लिए नहीं कर रखा, मतलब कोई रिक्वायरमेंट। हाँ, ऑल द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम शेयर होल्डिंग गोज टू द एचयूएफ, मतलब क्या सारे बेनिफिट्स तो एचयूएफ के लिए हो रहे हैं ना, बस होता है मतलब एक मान लो लीगल रिक्वायरमेंट थी कि एचयूएफ की जगह मतलब कर्ता परचेज करेगा, और सारे जो राइट्स है मतलब कि तुमने सेक्शन 89 पढ़ रखा है लॉ के अंदर, 89 या 90 है, मेरे को भी इतना वही आपको 89 है मेरे बेनिफिशियल अकॉर्डिंग ओनरशिप, तो। हाँ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, एमजीटी कौन सा फाइल होता है उसके मैंने वो साथ? चैप्टर नहीं पढ़ा। सिक्स एमजीटी सेवन फोर, फोर होता है। फोर होता है, फोर होता है। हाँ, उस केस में जैसे बहुत 4 होता 5 है। मतलब दो तीन होते हैं, तीन होते हैं, दो तीन होते हैं, उसके हाँ, साथ साथ 4 5 6। 4 5 6 7, मतलब फोर हाँ फाइव हाँ, फोर याद आ से चालू गया, होता है, याद आ इतना गया, ध्यान है। मुझे भी याद आ गया। हाँ शुरुआत में ही हाँ है वो, हाँ शुरुआत में ही है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जब लीगल ओनर मतलब जो लीगल मेंबर होता है ना, उसे अपने मतलब वहाँ पे एक एमजेटी मतलब वो फाइल करना होता है कि उस कि मान लो अगर कोई बेनिफिशियल ओनर कोई और है, तो वहाँ पे उसको एक वो फाइल करना होता है कि हम्म, बेनिफिशियल ओनर कोई और है, हाँ मतलब उससे सिग्निफाई करना हाँ, होता है। दोनों तो को तभी करना पड़ता है। हाँ, तो तभी मान लो कि तभी जो सारा डिविडेंड है वो एचयूएफ के नाम पे जा रहा है, तो मतलब वो बेनिफिशियल ओनर कौन है? एचयूएफ, ना कि वो करता हो रखा है। तो तभी क्या लिख रखा है, ही इज नॉट अ स्पेसिफाइड पर्सन, तभी बता दिया। ये देखो, लेकिन आगे क्या लिख रखा है, हु विल बी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इफ मतलब क्या है, विल बी कंसीडर्ड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इफ ही हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन 20% ऑफ मोर, कि जो अंशिका ने कहा था ना कि मैंने पूछा था कि अगर 20% और मोर है तब वो कंसीडर कर लिया जाएगा स्पेसिफाइड ओनर, मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय केस, मतलब वो कवर हो जाएगा। तो हमने क्या मतलब देखा है, अगर लीगल। इसमें 20% लिखा होता तो करता होता क्या? हाँ, हम्म, मतलब क्योंकि इक्विटी। बेनिफिशियल होना तो चाहिए ना फिर है ना, लीगल वाला पॉइंट नहीं लगेगा, लीगल बेनिफिशियल ओनर वाला। क्या है ना कि लीगल ओनरशिप मैटर नहीं करती है, बट ये कि बेनिफिट होना चाहिए एटलीस्ट 20% या 20% से अबव। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। हम्म, देखो अब लेकिन जो वापिस एक बार लाइन पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिख रहा है, इट मे बी नोटेड दैट एन एम्प्लॉय हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर will be considered a specified employee if he has beneficial interest in 20% or more of equity shares। अगर जो क्या लिख रखा है, अगर रजिस्टर्ड कोई जो शेयर होल्डर नहीं है, एचयूएफ है वो तो फिर। हाँ, एचयूएफ का बोला है इस हिसाब से तो। एक सेकंड रुको, मैं भी कोई वापस रीड करता हूँ, एक सेकंड रुको। Conversely, it may be noted that an employee who is not a registered shareholder will be a specified employee। Registered shareholder का है specified, not a registered holder। अरे हाँ, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा था इस लाइन को। और उन्होंने कहा देखो वो वही सही लीगल बेनिफिट, वो वही जो मैं कह रहा हूँ ऊपर था ना कि लीगल बेनिफिट ओनरशिप और वो बेनिफिट सिग्निफिकेंट ये वाला बेनिफिशियल और लीगल ओनरशिप वाले, तो हम बेनिफिशियल वाला चेक करते हैं। तो इसमें अब इसको क्या एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, विच इज नॉट अ रजिस्टर्ड होल्डर, मतलब जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं है। इस केस में जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें कौन थी? एचयूएफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं थी। क्या विल बी कंसीडर्ड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, वो करी जाएगी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इफ ही हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट 20% और मोर।
तो मतलब ऊपर जैसे ये केस चल रहा है कि जैसे ये जो डिविडेंड है, मान लो वो एचयूएफ को रिसीव हो रहा है, मान लो ये 10% रिसीव हो रहा है, तो वो करता भी मतलब वो मतलब दोनों ही मतलब वो नहीं करे जाएंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय उस केस में, स्पेसिफाइड पर्सन या एम्प्लॉय के केस में वो कवर नहीं होंगे। लेकिन वैसे ना ये मतलब ये अलग से मतलब वो पॉइंट बता दिया कि अलग से कन्वर्सली मतलब अगर हम इसका उल्टा करें, अगर मान लो कोई और भी अगर कोई मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय के केस में बात करें, या देखो एक्टिव एम्प्लॉय कैसे हो सकती है बताओ, एचयूएफ से काम करवाओगे क्या मतलब जैसे, तो तभी मतलब ये केस जो नीचे है ना, ये अलग से पॉइंट बता रखा है कि जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर है, जैसे मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैंने अपने जो सेक्शन 89 में हमने पढ़ा था बेनिफिशियल ओनरशिप वाले, उसमें इसमें मैंने MJT 4 या 5 जो भी एप्लीकेबल था मैंने वो फाइल कर दिया, कि मैंने उसमें लिख दिया कि लीगल ओनर मैं हूँ, लेकिन इसका जो डिविडेंड है मिस्टर वाई को जाएगा, जो मेरा भाई है, मतलब जो भी हो गया मेरे केस में मैंने बना दिया मिस्टर वाई को जाएगा। तो उस केस में क्या है, अगर अगर जो रजिस्टर्ड होल्डर तो मैं हूँ मिस्टर एक्स उस केस में, और क्या है मिस्टर वाई क्या है वो बेनिफिट मतलब उसको डिविडेंड मिलेगा। अगर मैंने मान लो मैंने 20% से ज्यादा एक्विजिशन कर रखी है मतलब उसकी, तो लीगल ओनर तो मैं हूँ, लेकिन जो रजिस्टर्ड होल्डर नहीं है बेनिफिट तो उसको मिल रहा है ना सारा डिविडेंड जो भी एक्रू होगा उस केस में उन शेयर्स पे 20% से ज्यादा पे, तो उस केस में वो क्या होगा, अब वहाँ उसके पॉइंट बता रखा है विच इज नॉट अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। अब देखो ये जो ऊपर वाले केस से रिलेटेड ही है कि वहाँ पे कि एचयूएफ, आप सोच के देखो, एचयूएफ अगर रजिस्टर्ड शेयर, वो उस एचयूएफ को क्या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनाओगे, जो मतलब जो बेनिफिट्स हम एचयूएफ को दे रहे हैं या फिर कर्ता को देंगे, एचयूएफ कैसे एम्प्लॉय हो सकती है ना, तो ये इसकी ये मतलब थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू ये अलग बता रहा है। देखो यहाँ से ये तुम नॉर्मल पढ़ते तो वहां से तुम्हें एक क्लैरिटी पॉइंट ना होती कि बेनिफिशियल ओनर, तभी हमें कहते हैं मॉड्यूल इनको पढ़ना चाहिए मॉड्यूल को हमें। ये देखो जैसे मेरा भी, मैंने ये चीज मतलब इतनी डीपली मैंने भी इन चीजों को कई बार अपने स्टार्टिंग में रेफर नहीं किया था, देखो मैं भी अब कर रहा हूँ, देखो मेरे को भी अभी ये कितना वो मिलता है बेनिफिट, देखो इन चीजों से एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। अब तुम अपने इस लाइन को लिख सकते हो कि विच इज नॉट अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ऐसे पॉइंट लिख दो, which is not a registered shareholder will be considered as specified employee if he has, अगर रजिस्टर्ड जो ऐसे एग्जांपल ही बनाना, देखो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का बनाना इस केस में, ठीक है, उसको में लिखना है कि मिस्टर एक्स ने कंपनी बनाना, यहाँ पे मिस्टर ऐसे डब्बा बनाना कंपनी का। अब इसने क्या लिखना है, ये मिस्टर एक्स क्या है, ये इसने एक्वायर किए हैं यहाँ पे 20% इसमें, ठीक है, 20% और मोर का केस बनाना, और ठीक है, और इसमें बनाना कि ये दोनों है, ऐसे एरो बनाना है यहाँ पे, ये दोनों लिखना कि ये वो है बेनिफिशियल और बेनिफिशियल ओनर, मतलब मिस्टर वाई बना देना यहाँ पे। तो इस केस में लिखना अगर ये ऐसे, फिर ये अगर ये ऐसे ही बनाना, अगर ये मतलब 20% मत लिखना, मतलब पहले तो ये लिख देना कि यहाँ पे दोनों बेनिफिशियल ओनर है, मतलब कि मैंने MGT वो फाइल मतलब 7 जो भी था वो फाइल कर दिया, मेरा बेनिफिशियल ओनर है, और मतलब यहाँ पे लिखना कि जो मिस्टर एक्स ने उसने कंपनी के अंदर इतने एक्वायर किए हैं, एक बार इतना चार्ट बनाना, उसके आगे फिर लिखना ऐसे ये पूरा एक बार ये ऐसे करके हाईलाइट करके, फिर ऐसे 2 केस बनाना है, इफ एक्विजिशन इज 20% और मोर और नॉट, मतलब 20% ज्यादा है या नहीं है, अगर ज्यादा है तो उस केस में क्या है, जो ये वाला था बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर को कंसिडर किया जाएगा कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा, और अगर नहीं है तो इस केस में क्या होएगा, अगर 20% से नहीं है तो वो कंसिडर ही नहीं होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो ऐसे चार्ट को बनाना ताकि तुम्हें फिर क्लियर हो जाएगा, हाँ एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा ये वाली पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है ना, तुम इसको ऐसे बनाना 20% को, तुम ऊपर वाले पॉइंट से क्या पता कई बार कंफ्यूज हो तो जाओ, इसमें बेनिफिशियल क्या करता ही होगा ना, क्या होगा करता, कि इसमें करता होगा क्या, क्यों मतलब करता वही तो कैसे, एम्प्लॉय हो सकता है, एचयूएफ एम्प्लॉय थोड़ी ना हो सकती क्या? है। तो एचयूएफ मतलब क्या, मतलब क्या कहते हो, तुम कहना चाह रही हो कि जो करता होगा वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कंसीडर कर लिया जाएगा। हाँ वही पूछ रही हूँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आया सही से। एक सेकंड को, भैया हाँ हाँ, ये जो कन्वर्सली वाला पॉइंट है, ये आई थिंक ऊपर वाली एग्जांपल का जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना कि सपोजिंग फर्दर दैट ए इज एम्प्लॉइंग ब्राइट लिमिटेड, आई थिंक उस हाँ नहीं हुई है कि अगर वो ये रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन उसके पास बेनिफिट होना चाहिए 20% इंटरेस्ट का। एक सेकंड को, लेकिन वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर लिख रखा है ना, तो हम नीचे देखो लाइन में क्या लिख रखा है, विच इज नॉट अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। एम्प्लॉय लिखा ना, शायद उसका नहीं हो कि सपोज करो एक फर्दर लेकिन अगर वो ये देखो, एम्प्लॉय नहीं हो। एक तो एम्प्लॉय तो वो खुद होना चाहिए, एम्प्लॉय तो हम्म, हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। ये मैटर नहीं करता कि हाँ रजिस्टर्ड हो ना हो।
हाँ, अब रजिस्टर्ड में अब ऊपर वाला अगर तुम केस मान रही हो तो मिस्टर ए तो मतलब क्या है, वो तो रजिस्टर्ड है ही ना, ए या करता और वैसे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो तो। फिर नेक्स्ट कंडीशन है ना, हाँ। सपोजिंग फर्दर दैट कि वो अलग कंपनी में काम करता है, ब्राइट लिमिटेड में। तो ये ऊपर क्या है ये? वो करता है ऊपर एचयूएफ का, अरे नीचे ये अच्छा ये कंपनी तो तो सेम ही है। मतलब ये हो गया ना भाई कि ए करता जो है वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, बट क्योंकि हाँ 20% फिर होल्डिंग नहीं है नीचे तो पहले केस में वो अपना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं बना, बेनिफिशियल ओनरशिप के अकॉर्डिंग, स्टैट्यूटरी के अकॉर्डिंग लीगल ओनरशिप है। हाँ पर उसके बाद उसने नीचे कन्वर्जली में बस दूसरा केस ये बना दिया है ना कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी होता, पर अगर उसके पास 20% होते तो भी उसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ले लेते। 20% होते वो तो बेनिफिट, अगर तुम ऊपर वाला केस के अगर कह रही हो अगर पे- वो खाली ऊपर एम्प्लॉय वाले है। में भी नहीं है, ऊपर वाले में भी नहीं है, बट अगर वो कह रहा है नीचे अगर वो एम्प्लॉय ना भी हो रजिस्टर्ड तो भी अगर 20% रखे तो, मतलब ऊपर वाले से भी अलग केस है, मतलब ये अलग ही केस बना दिया उन्होंने तीसरा। हाँ मेरे को भी वही लग रहा है, ये ऊपर वाले से थोड़ा अलग केस यहाँ है पे ना क्योंकि एक ऐसा तो होना देखो। चाहिए था, पहले में रखना चाहिए था उनको कि पहले में वो 20% है रजिस्टर्ड में, और फिर बोलना चाहिए था कि नहीं भी होता रजिस्टर्ड तो भी 20% रखता तो होता, तो ज्यादा क्लैरिटी हाँ रह देती। हाँ देखो, वैसे देखो कई बार मॉड्यूल में भी कई खराब एम्बिग्यूटी होती है यहाँ पे। नहीं। अब देखो जो मैंने ऊपर जो हमने कल वो एक वीआरएस वाला कंसेप्ट नहीं करे थे, वो वॉलेंटरी रिक्वायरमेंट वाला, मैंने अपने सीनियर से भी मतलब एक थोड़ा कंसल्ट किया था, मतलब उनको भी कहा मेरे को इतनी मतलब अभी पूरी वो नॉलेज है, अब मैं अब किसी और से भी कंसल्ट करूंगा एक्सीड जो वाली। टैक्स के अंदर वो 5 लाख वाली। वीआरएस वाला मतलब हाँ लिमिट वॉलेंट्री ऐसे रिटायरमेंट स्कीम। हाँ, वो 5 एक्स अगर वो दो लिमिट्स अगर एक्सीड करी है, कि वो मस्ट नॉट एक्सीड वाला पॉइंट था जो अपने पढ़ा था, मस्ट नॉट एक्सीड 2 पॉइंट्स था। अगर वो उस केस में 5 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने कोई कई और भी मतलब ये क्वेरी अपनी पुट की थी, तो मतलब वहां भी मतलब इतना इसका वो उसका आंसर नहीं आया, तो मतलब ये देख लो इतना लेवल कई बार जाता नहीं है सोचने का। देखो अपन मॉड्यूल पढ़ा तो देखो वो चला गया वहां पे। और इस केस में भी ना ये मेरे को ना अलग केस लग रहा है, क्योंकि ना कि कर्ता कर्ता देखो, अगर कर्ता ने अगर खाली अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में क्या ही करोगे, कर्ता भी एम्प्लॉय तो होना ही चाहिए एक बार, पहली बात तो। हाँ एम्प्लॉय होना चाहिए, लिखा हुआ है इसमें तो पहली लाइन में। लेकिन जो अरुणा एम्प्लॉय तो मेरे अकॉर्डिंग बोला ना है, देखो, लिखा हाँ हुआ है। तुमने क्लबिंग में पढ़ा है ना एचयूएफ की इनकम भी वो क्लब हो जाती है कई बार, पढ़ी है ये चीज? हाँ हाँ, जब एचओएफ के एसेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस टाइम पर। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है चलो। हाँ, तो इस केस में भी ना मेरे अकॉर्डिंग देखो, जो अरुणा ने कहा था ना कि वो एम्प्लॉय अगर करता एम्प्लॉय है तभी हम जाएंगे, कि जैसे ये पर्दा लिख रहा है एम्प्लॉय है, तो इस केस में अगर वो 20% से ज्यादा एक्विजिशन हो रखी है तो मेरे ख्याल से तब भी वो मान लिया जाएगा, क्योंकि एचयूएफ तो वो एम्प्लॉय हो नहीं सकती, एचयूएफ के बिहाफ पे कोई एम्प्लॉय करता ही जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो एम्प्लॉय भी वो कंसीडर कर लिया जाएगा अगर वो 20% से ज्यादा एक्विजिशन हो रखी है उनकी। हाँ मेरे ख्याल से यही लाइन लिखी है लास्ट में। मेरे अकॉर्डिंग भी यही जाएगा, लेकिन देखो देखो अपने अपने को यहाँ पे कितनी नॉन एम्बिग्यूटी रजिस्टर्ड हो रही है। शेयर होल्डर के कंफ्यूज कर दिया पूरा। अब देखो अगर उन्होंने क्लैरिफाई दो करना होता ना, बात देखो होती सीए है फाइनल में भी लिखने। एक सीए फाइनल में भी क्वेश्चन देखोगे ना, वहाँ पे भी कई चीजें होती हैं। देखो ये पूरा कई बार अच्छी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते कि यहाँ पूरी क्लैरिटी आ जाए। अगर ऊपर वाले केस में यहाँ पे लिख के चलते कि 20% से ज्यादा है कि नहीं है ना, क्वेश्चन में इन्होंने बताया, लास्ट में कन्वर्सली लिख दिया, ये तो पॉइंट हम ऊपर भी मतलब थोड़ा बहुत तो चलो ये अगर ये ऊपर गैप वाले कर केस से देते हैं ना लिख, थोड़ा। हाँ अगर ये ऊपर वाले पॉइंट से लिंक ना करे ना, ये कि ये एचयूएफ और ये करता वाले से अलग करे, तो क्लियर है, ये वाली प्रॉपर इनकी बात सही है प्रॉपर बिल्कुल। लेकिन अगर लिंक करके चले ना, मतलब वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है थोड़ी बहुत। तो अपना ना बस ये करके चलना कि तुम भी ना मतलब उनको भी ऐसे अपना आंसर लिखना, अगर वो यही तुम ऐसी लाइन चिपका के ऐसे क्वेश्चन करना, एक तो तुम ये लास्ट वाली लाइन ऐसे लिख लो अपने नोट्स के अंदर, ये वाली लास्ट की लाइन एक तो बस, और हाँ ऊपर वाले के लिए चार्ट बना के रखना अपना, क्योंकि लास्ट में ठीक ना है। तुम जब देखोगे ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में बहुत कंफ्यूजन होती है कि कब कौन सा माने। मेरे को खुद को होती थी भाई यार, मैं सोचा लिमिट ही भूल इसमें जाता था। इतना कुछ है ही नहीं, डीप सिंपल है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए, बस इतना ही है। मैं तो नो ये नो। सोच रहा हूँ जब हम मॉड्यूल पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीजें ऐसी ही पता चलती है जो पहले पता ही नहीं थी कभी। हाँ वो होता हाँ बिल्कुल ऐसे होता है ये चीज। तभी तो अब बच्चे फिर लाइन को आखिरी ना, में टैक्स में झमाझोल हो जाते हाँ हैं। यही होती है। अब देखो अब इससे करके जाएंगे अपनी क्लैरिटी, देखो मतलब जो क्लैरिटी होती है ना वो एक्सट्रीम लेवल अपना लेवल अप होगा बाकियों से, क्योंकि अब देखो अब लाइन को इंटरप्रेट भी कर रहे हैं साथ के साथ, जो लो एक्चुअल लो बनाए हुए हैं उनको हम एक्चुअल मतलब अंडरस्टैंड भी करें, डी कोड भी करें, उनका क्या मतलब निकलना चाहिए।
तो ये मतलब बाकी सबकी मतलब वो बस की बनी होती है कि वो अपना इंटरप्रेट कर पाए, तभी जो होते हैं ना मॉड्यूल, तभी लोग प्रेफर नहीं करते इनको रीड करना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई, वो तभी टीचर कंफ्यूज होते हैं। अपनी अलग बना देते हैं, छोटे छोटे किताब और छोटे छोटे नोट, और पूरे नोट्स भी लेकिन नहीं जो, होते ना, फिर वो दिक्कत तो ये होती है एंड में। हाँ यही बात होती है, अब सारा एक्सप्लेन कर दिया तो फिर कोई बच्चा मतलब उनके तरफ अट्रैक्ट मतलब क्यों होगा, कोई भी होगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करना चाहेगा ना, वो चीज़ भी तो वो हो जाती है। चलो एक बार ये कंप्लीट करते हैं ये वाला इस सेशन के अंदर जल्दी से। थर्ड पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय ड्राइंग इन एक्सेस ऑफ 50,000, एम्प्लॉय अदर देन एम्प्लॉय प्रेस्क्राइब्ड इन 1 और 2, क्या लिख रखा है अदर देन, अगर वो ऊपर वाले केस में कवर नहीं हो रहा तो फिर हम आएंगे थर्ड कंडीशन के अंदर। तो अब क्या लिख रखा है, whose income chargeable under head salary exceeds 50,000 is a specified employee, अगर 50,000 से अगर वो एक्सीड करी है उसकी सैलरी इनकम, क्या है हेड के अंदर सैलरी मतलब आफ्टर स्टैंडर्ड मतलब हम वो कंसीडर करेंगे, मतलब अभी देखते हैं। The above salary is to be considered exclusive of all benefits of amenities not provided by way of monetary payments। अब लिखो क्या लिख रखा है, अबव सैलरी, जो हम ये सैलरी 50,000 लिखेंगे इस क्या है, इज टू बी कंसीडर करेंगे एक्सक्लूसिव, मतलब उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ वैल्यू ऑफ is to be exclusive of value of all benefits or amenities not provided by way of monetary benefit। अब इसका क्या मीनिंग निकाल रहे पेमेंट, सॉरी, अब इसका तुम क्या मीनिंग निकाल रहे हो बताना तुम, बताओ। मतलब इस उसको छोड़ के जो मॉनेटरी में ना दिया हो, इसको छोड़ के मॉनेटरी में ना दिया हो, मतलब ऐसे मतलब ऐसे एक्सक्लूड कर दें वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो मॉनेटरी ना हो, नॉट प्रोवाइडेड बाय मॉनेटरी, अरे सीधा काइंड सा में हो, बोलो नॉन, सीधा हाँ ऐसे नॉन बोलो नॉन नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी, बेनिफिट्स, सीधा बोलो। नॉन मॉनेटरी उनकी लोगों की लैंग्वेज होती है, जो लोगों की लैंग्वेज होती है लिखने की, वो ऐसे ही अपने वो लिखते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में बना के लिखते हैं उसको आंसर को। देखो हाँ अपने मतलब ऊपर भी उसको भी सैलरी वहां से भी वो लोग सैलरी चैप्टर में मेरे पास देखो शुरुआत से करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी नोट मस्ट नोट एक्सीड, ऐसे वो थोड़ा ऊपर जो हमने वो हेल्थ वाला पढ़ा कि वहाँ पे लिख रखा है फॉलोइंग विल नोट बी कवर्ड, ऐसे मतलब थोड़ा वो उस सेंस में लिखते हैं आंसर को। अब देखो आगे नीचे पढ़ते हैं क्या है, इन अदर वर्ड्स कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 50,000, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे या डिडक्ट करेंगे। अब इस केस में मतलब या तो हम छोड़ देंगे या उसको हम डिडक्ट करेंगे, क्या ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब एक तो तुमने मान लो सैलरी हेड के अंदर सारी वो इंक्लूड करके निकाल दी एक सैलरी, तो अगर तुमने वैसे निकाल दी तो तुम क्या करोगे, जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे मतलब जिसमें तुम्हें अमाउंट नहीं मिली मॉनेटरी टर्म्स में, एक तो उसको लेस कर दोगे तुम। फिर क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट्स विच आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, दिस इज बिकॉज द एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 आर एक्सक्लूडेड completely from salaries। Example, HRA or education allowance or hostel are not to be included in salary to the extent to which they are exempt under section 10। इसका मीनिंग बताओ पहले तुम, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। और एक चलो एक बार लास्ट वाला पॉइंट कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है कि 50,000 की वो तो हम डिडक्ट कर ही लेंगे, मतलब जो सेक्शन 16 के अंदर 3 है ना, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, एक तो 16 के अंदर एक होगी एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोफेशनल वाली, एक प्रोफेशनल टैक्स की, क्या उसको तो हम एक्सक्लूड मतलब डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे हम उसके अंदर, तो वो कंसिडर करके चलेंगे मतलब हम। अब ये थर्ड पॉइंट जो बी पॉइंट है, पहले तुम बताओ इसका मीनिंग क्या है, फिर मैं बताता हूँ। बताओ। जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट होंगे तो उनको एक्सक्लूड कर देंगे हम, जो एग्जाम्प्ट होंगे सैलरी के टैक्सेबल हेड। लेंगे मतलब सिर्फ हाँ टैक्सेबल। करेक्ट, सीधी हाँ सीधी सी ये बात है कि हमने क्या टैक्सेबल वो लेने हैं। और सेक्शन मतलब 10 के अंदर क्या अलाउंसेस वगैरह पहले आते हैं कि अगर मॉनेटरी बेनिफिट हमें पहले मिल रहा है या तो एक वो आ जाते हैं कि अब देखो नीचे देखो सिंपली इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में और वो कर दिया कि हमें सैलरी में क्या क्या लेना है। एक तो वो बेसिक डीए ले लेंगे, कमीशन, पेबल मंथली टर्नओवर जो भी होगा, बोनस, फीस ले लेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ से एनी अदर टैक्सेबल पेमेंट जो टैक्सेबल होगी, मतलब जैसे अगर परक्यूजिट है तो परक्यूजिट बना, देखो इन्होंने अलग से क्या लिखा है, एक तो टैक्सेबल अलावेंसेस जो टैक्सेबल होंगे, मतलब कि जो जैसे एजुकेशन अलावेंस एचआरए में वो एग्जामिनेशंस की लिमिट है वो कंसीडर करने के बाद जो अमाउंट आएगी टैक्सेबल वो लेंगे। और क्या लिखेंगे, एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब हमें जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में 50,000 चेक करना है उसमें हमने खाली सब में देखो क्या लिख रखा है, टैक्सेबल वाला चेक करना है, टैक्सेबल मॉनेटरी वाला। तो ये ध्यान रखे चलना कि टैक्सेबल अमाउंट और क्या है लेस डिडक्शन, और ये ध्यान करके चलना कि डिडक्शन अभी तुम्हें लेस करनी है, 50,000 वाली लेस करके हमेशा दिमाग में रखना ये तुम्हें लेस करनी है।
और जो एंटरटेनमेंट अलाउंस हम आगे पढ़ेंगे, जैसे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होती है, तो वो कंसीडर करके चलना अपना। भैया हाँ हाँ, मॉनिटरी में सिर्फ 2 ही चीजें कंसीडर करेंगे जो इन्होंने एचआरए और एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस कहा है? क्यों, इन्होंने क्या आगे पढ़ा है? एनी ये अदर देखो ना, मॉनिटरी बेनिफिट्स लिखा है ना इन्होंने, तो ऊपर ऊपर एक्सक्लूड में सिर्फ यही करेंगे। ऊपर देखो, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल्स बताए हैं, एचआरए हो गए, एजुकेशन अलाउंस हो गए, हॉस्टल अलाउंस हो गया। अब उसके अंदर वो चिल्ड्रन ट्रांसपोर्ट वो एम्प्लॉय, मतलब जो उन केस में हमने जो 6 मतलब पढ़े इसको थे, इग्नोर करेंगे ना फुल्ली? इग्नोर, अरे इग्नोर नहीं सारे करना, एग्जम्पशन कंसीडर करके चलना है। जैसे मान लो अगर वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमें मिला है, उस केस में 200 पर मंथ अप्रूव 2 चाइल्ड तक की मिलती है। मान लो एक चाइल्ड है, उस केस में 1000 रुपीज हमें एम्प्लॉय से मिल गए पहले ही, तो अलाउंस, पहली बात तो वो एम्प्लॉय अलाउंस होगा। अगर हमें 1000 मिला है तो हम 200 माइनस करके करेंगे, तो 800 पर मंथ, मतलब 9600 टैक्सेबल, वो कंसीडर करेंगे हम सैलरी के अंदर अपनी। अच्छा, मतलब आप उनको एक्सक्लूड करेंगे, मतलब एक तरीके से माइनस करके चलेंगे। हाँ, जो हम लेते हैं टैक्सेबल